कर लीजिए ना, विपक्ष है इस देश में, तथाकथित पूछिए ना। और आप नहीं बताते हैं क्या? आप नहीं बताते हैं क्या? तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जाति को गिरवी बना के रखा है, सियासत का जरिया बना कर रखा है। सवाल करती है, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। खूब सवाल करते हैं और आपको सर्टिफिकेट ना देने की ना लेने की जरूरत है। बहस में बैठना है तो आप सवाल का जवाब दीजिए, और अगर सवाल पूछने में आए हैं तो आप चले जाइए कहीं और। अगले मेहमान को दिखाइए। सवाल का अजय आलोक, सवाल का जवाब अगर आप आपके पास पूछेंगे सवाल, अजय आलोक, तेजस्वी यादव के साथ आप पहुंच गए प्रधानमंत्री के सामने ये कहने के लिए कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन ये बताइए कि यही जाति और इसी जाति के आधार पर तो चुनाव दर चुनाव ईबीसी, मतलब तरह तरह से हर पार्टी ने अपना अपना वोट बैंक बना रखा है, और उसी को आगे ले जाने के लिए आप समाज को ढकेलना चाहते हैं। कहा तो कास्टलेस सोसाइटी, अब तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता जो पार्टी लाइन सबकी आ रही है। अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, शुरू से इस डिबेट को, जातिगत जनगणना के डिबेट को आपने, माफ कीजिएगा और बाकी पैनलिस्ट इसको सिर्फ ओबीसी मुद्दे पे केंद्रित कर रहे हैं, जो कि ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। जातिगत जनगणना मतलब सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं। जातिगत जनगणना मतलब एक एक जाति की, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, हर एक की जनगणना से मतलब है। क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? 1931 में इसी जातिगत जनगणना के आधार पर हमने सवर्ण और पिछड़ों और एसटी और एससी की मान्यता दी थी, और उसके हिसाब पे बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। फिर आया मंडल कमीशन, हमने और जातियों की पहचान की, उनको सम्मिलित किया। फिर आया नीतीश कुमार जी, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 लागू किया, जो देश में पहली बार लागू हुआ किसी राज्य में। आप ये देखिए कि 1947 में जब 52 करोड़ आज़ादी थी, हमारी आबादी 52 करोड़ की थी आज़ादी के समय, आज 130 करोड़ हैं, और लालू जी के अनुसार, जो कि सच्चाई है, 50 करोड़ से ऊपर गरीब हैं। भाई कहाँ से ये गरीब आ गए? जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि अजय आलोक का समाज 1931 से 45 के बीच में, अंजना ओम कश्यप का समाज 1931 और 45 के बीच में 35% सरकारी नौकरी में था। ये सच्चाई है। लेकिन आज मेरा समाज और आपका समाज सरकारी नौकरी में, आपके समाज के मुश्किल से 10-12%, मेरे समाज के 1%। तो क्या ये बदलाव नहीं हुआ? तो क्या जातिगत जनगणना सवर्णों के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। एक एक जात को जानने का हक है कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और अपनी संख्या के दृष्टिकोण से आज इस देश में कहां खड़ा है? क्या गलत है इसमें? डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर है ना? मेरिट बिल्कुल है। एक सेकंड रुकिए, मेरिट बिल्कुल है। मैं मेरिट को बिल्कुल, आपके हाथों में लोगों की जिंदगी होती है ना, मेरिट कहां रह जाएगा? सब आरक्षण से होगा। बिल्कुल भाई, आरक्षण और जातिगत जनगणना को आज जो जोड़ने की गलती कर रही है वो कृपया ना करें। तो क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण को पुनर्विचार इसी जातिगत जनगणना पे करना चाहिए। मैं बता रहा हूं अंजना जी, एंड गेम तो यही है ना अंजना जी, उसका एंड गेम तो यही है ना। सुनिए तो सही, क्योंकि एससी का डेटा सामने होता है, उसी अनुपात में रिजर्वेशन है। अब आप लोग चाह रहे हैं कि ओबीसी का सबका, ठीक है, बताइए एंड गेम क्या है? एंड रिजल्ट क्या है? क्या होगा उससे? एंड गेम सुन लीजिए, एंड गेम क्या है? अभी क्या ईडब्ल्यूएस में गरीब सवर्णों को मोदी जी ने आरक्षण दिया, तो क्या इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है? आरक्षण एक व्यवस्था की गई थी ताकि जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, उस हक के थ्रू वो समाज की मुख्य पंक्ति में। तो गरीबी की बात कीजिए ना। जातिगत जनगणना करके अगर हमको ये पता चल जाता है, तो गरीबी की बात कीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ उसी पे। अगर मुझे ये तो गरीबी की तो बात हो ही रही है। नीतीश जी लगातार यही कह रहे हैं कि जिनको जरूरत है सरकारी योजनाओं की, वास्तविक स्थिति की, उसकी तरह सरकारी योजनाओं का मुंह मोड़ा जा सकेगा। हम गरीबों की संख्या कम कर सकेंगे, गरीबों की किस जाति में कितनी गरीबी है वहां पे फोकस कर सकेंगे। अब उसके आधार पे सरकारी योजना चलेंगी। सिर्फ इसको एक लुक दे देना कि ये ओबीसी बढ़ाने के लिए है और ये पिछड़ों के लिए है, ये कहीं ना कहीं अन्याय है भारत की